प्रदेश के छोटे से जिले जालौन को भी नहीं पता था कि 10 अगस्त 1963 में पैदा हुई एक लड़की उसे सारी दुनिया में मशहूर करने वाली है। आंखों में गुस्सा, गरीबी और छोटी जाति, मगर तेवर बड़े, जो किसी के आगे न झुके न दबे, कुछ ऐसी ही लड़की थी पुरवा गांव में पैदा होने वाली फूलन। यही फूलन आगे चलकर बैंडिट क्वीन के नाम से जानी जाएगी। मगर बैंडिट क्वीन बनने का सफर अभी काफी लंबा था और 10 साल की फूलन इस बात से खुद भी अनजान थी कि उसके हाथों से 22 हत्याएं, 18 किडनैपिंग और 30 डकैती के वारदातों को अंजाम दिया जाएगा। अब वक्त की सीढ़ी में थोड़ा पीछे जाते हैं, जब फूलन देवी सिर्फ 10 साल की थी। साल था 1974, जब फूलन ने पहली बार ये सबके सामने जाहिर कर दिया कि वो कोई आम लड़की नहीं है, वो गलत के खिलाफ कभी नहीं झुकेगी। फूलन के चाचा ने धोखे से उसके पिता की जमीन हड़प ली थी। इस बात से फूलन के अंदर आक्रोश उमड़ आया और वो अपने चाचा के खिलाफ जाके धरने पे बैठ गई। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक 11 साल की लड़की के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई। मगर बात बस यहाँ पे नहीं रुकी। फूलन ने आओ देखा ना ताओ इस सारे मामले को सर के ऊपर जाता देख ईंट चला के अपने चाचा के बेटे के सर पे दे मारा। इस हरकत की सजा कितनी बड़ी होगी शायद फूलन को इस बात का अंदाजा नहीं था, और दुनिया को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये सजा ही वजह बनेगी फूलन के बैंडिट क्वीन बनने की। परिवार वालों ने फूलन के गुस्से में आकर एक 30-35 साल बड़े आदमी से शादी पक्की कर दी। उनके हिसाब से फूलन को अब शादी की बेड़ियां ही रोक सकती थी। कम उम्र में शादी होने के कारण फूलन अपने पति की हैवानियत का शिकार लगातार होती रही। मगर एक दिन इन सब से तंग आकर और तबीयत खराब होने के कारण वो घर वापस लौट आई। मगर फूलन को क्या मालूम था कि उसे ये पैतृक समाज वापस अपने दरिंदे और हैवान पति के पास भेज देगा। पति के पास फूलन वापस तो पहुंच गई, मगर वहां का नजारा देख के वो गुस्से से भड़क पड़ी। उसके पति ने दूसरी शादी कर ली थी। अब फूलन के सर पे ना घर था और ना ही कोई सहारा, बस एक नई शुरुआत उसका इंतजार कर रही थी। उसके बैंडिट क्वीन बनने का सफर शुरू होने वाला था। फूलन का वक्त अब ज्यादातर बाहर गुजरता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात डाकुओं के एक गैंग से हुई। उनके साथ ही फूलन ने दिन भर घूमना शुरू कर दिया। इसी बीच फूलन ने बंदूक चलाना सीखा और उसे निशाना साधने में मजा आने लगा। डाकुओं के इस गैंग में फूलन को दुनिया ने भेजा या वो खुद आई, ये हम और आप ब्लैक एंड वाइट में इसका जवाब नहीं दे सकते। मगर फूलन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इसका जवाब दिया। शायद किस्मत को यही मंजूर था। फूलन की माँ के हिसाब से वो सुंदर और हिम्मत वाली लड़की थी, और इसी हिम्मत और सुंदरता के आगे हार गए थे 2 डकैत, सरदार बाबू गुज्जर और डाकू विक्रम मल्लाह। मगर फूलन दोनों की तो नहीं हो सकती थी। इसी से शुरुआत हुई डाकुओं के गैंग के अंदर टकराव की। विक्रम मल्लाह को सरदारी और सुंदरी फूलन दोनों चाहिए थी, और इसको हासिल करने के लिए उसने सरदार बाबू गुज्जर को गोलियों से तब तक भूना जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। अब सरदारी उसकी थी, फूलन भी उसकी थी, मगर कब तक? इस पूरी घटना से एक गैंग था जो बदले की आग में जल रहा था, ठाकुर गैंग। एक छोटी जाति की महिला के लिए सरदार बाबू गुज्जर की हत्या हो जाना, इस गैंग के 2 सरदार लाला ठाकुर और श्रीराम ठाकुर को हजम नहीं हो रही थी, और वो इस बात को भी अच्छे से जानते थे कि जब तक डाकू विक्रम मल्लाह जिंदा है तब तक वो फूलन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मगर उन्हें हर हाल में फूलन से बदला लेना था। इसलिए उन्होंने प्लानिंग करके पहले विक्रम मल्लाह की हत्या की और फिर फूलन को अगवा किया। अगवा कर फूलन को बहमई गांव ले जाया गया, जहां फूलन की जिंदगी के सबसे मुश्किल 3 हफ्ते उसका इंतजार कर रहे थे। ठाकुरों ने अपनी दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए फूलन का 3 हफ्ते तक रेप किया और उसे बंधक बना के रखा। मगर उनको मालूम नहीं था कि वो किसी आम औरत से नहीं भिड़ रहे। उन्होंने फूलन के साथ पंगा लिया है। वो खामोश नहीं रहेगी। वो अपने ऊपर हुए जुल्म का बदला लिए बिना शांत नहीं होगी। ये बात अब फूलन के लिए इज्जत की थी और हैवानों को इस बात की सजा दिलाने की। फूलन ने डाकू का रूप पहन ही लिया,
नीले रंग की वर्दी, लंबे बाल, निशाना साधे, सीने में गुस्सा लिए फूलन निकल पड़ी ठाकुरों को उनकी गलती की सजा दिलाने। साल 1981, तारीख 14 फरवरी। बहमई गांव में अजीब सा सन्नाटा था। फूलन उस सन्नाटे को चीरती हुई अपने डाकू गैंग के साथ पहुंच गई, ठीक वहीं जहां उसकी इज्जत को हर दिन लूटा गया था। उसने 2 हैवानों की शक्ल आते ही पहचान ली और तेवर भरी आवाज में पूछा, बाकी कहाँ हैं? जवाब में फूलन को खामोशी मिली, जिसने उसके गुस्से को और तेज कर दिया। फूलन ने गुस्से में 22 ठाकुरों को उनके घर से बाहर घसीट लाई और उन्हें घुटने के बल झुकने का हुक्म दिया। उनके झुकते ही फूलन ने कोई बात नहीं की। बहमई की खामोशी को गोलियों की लगातार चलने की आवाज ने 22 ठाकुरों को फूलन ने चंद ही मिनटों में भून डाला। सिर्फ देश नहीं, दुनिया भर में इस हादसे के बाद फूलन देवी और उसके दबंगई की चर्चा होने लग गई। न्यूज में, अखबार में फूलन बैंडिट क्वीन के नाम से मशहूर हो गई। इस कांड के कारण उस वक्त के यूपी के मुख्यमंत्री वीपी सिंह को इस्तीफा भी देना पड़ गया। देश की सरकार से लेकर राज्य सरकार, पुलिस, मीडिया, सबको इस घटना ने हिला डाला। 2 राज्यों की पुलिस मिलकर भी फूलन को ढूंढ नहीं पा रही थी। यहाँ तक कि सरकार ने फूलन के सर पे इनाम भी डाल दिया। मगर इन सारी कोशिशों में पुलिस को सिवाय नाकामी के कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि इस तलाश में कुछ पुलिस बेमौत जरूर मारे गए। अब पुलिस के आगे सिवाय सरेंडर करवाने की रणनीति बनाने के अलावा और कोई चारा नहीं था और ये जिम्मेदारी भिंड के एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी को दी गई। राजेंद्र चतुर्वेदी ने भी ठान लिया था कि फूलन से आत्मसमर्पण करा के ही मानेंगे। और फिर एक रात आती है 5 दिसंबर 1982 की, जब आखिरकार उनको फूलन का एक करीबी मिल गया। बीहड़ों से गुजरते हुए रात के अंधेरे में आखिरकार एक घर के आगे राजेंद्र चतुर्वेदी जा पहुंचे, मगर वहां फूलन नहीं थी। वहां से निकलकर एक डाकू ने करीब 6 किलोमीटर तक एसपी चतुर्वेदी को बीहड़ में जंगलों में घुमाया और फिर एक दूसरे घर के आगे जाकर रोक दिया, जहां से सुलगते आग की रोशनी आ रही थी। राजेंद्र चतुर्वेदी की उम्मीदें बढ़ गई थी, मगर उन्हें क्या मालूम था कि फूलन उनको वहां भी नहीं मिलेगी। सर्दी की रात में बीहड़ के जंगल में घूम घूम के एसपी चतुर्वेदी बुरी तरह थक चुके थे, मगर सुबह वो एक ऐसी जगह पहुंचे जिसके बारे में उन्होंने इस तरह तो बिल्कुल नहीं सोचा था। वहां की झाड़ियों से नीले रंग का बेल बॉटम और नीले ही रंग का कुर्ता पहने हुए एक महिला सामने आई। कंधे से राइफल लटक रही थी, घने बाल थे, कंधे तक लटके थे। मैं उसे देखता ही रहा। तभी उसने मेरे पैर पर कुछ रख दिया। देखा तो 500 रुपए थे। ये देख के मैं हैरान रह गया। क्या फूलन देवी ऐसी है? फूलन ने चाय के लिए पुलिस अधिकारी को घर के अंदर बुलाया। सारी तैयारी के तहत एसपी चतुर्वेदी के पास पहले से ही फूलन की ममता को कुरेदने के लिए उसके घर वालों की तस्वीर और एक ऑडियो टेप थी। मगर फूलन को नहीं पता था कि ये उसकी घर की यादें पुलिस अधिकारी एक साजिश के तहत उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर वो भी फूलन थी जिसके नाम से अब शहर दर शहर कांप उठता था। उसने कुछ सोचते हुए अधिकारी से पूछा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? जिस पे जवाब आया, आत्मसमर्पण। फूलन देवी का मानो जैसे कोई सपना टूट गया हो। वो सारी तस्वीर, ऑडियो टेप उसके दिमाग से उतर गई। याद सिर्फ ये आया कि वो डाकू फूलन है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था, चेहरा तपाक से लाल, आवाज भारी, और वो चिल्ला कर बोली, तुम क्या समझते हो? मैं तुम्हारे कहने भर से हथियार डाल दूंगी? मैं फूलन देवी हूँ। मैं इसी वक्त तुम्हें गोली से उड़ा सकती हूँ। इस चीख से वापस बीहड़ में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। उस वक्त जो डाकू वहां थे वहीं खड़े रह गए। किसी में भी फूलन से बात करने की हिम्मत नहीं थी। 13 फरवरी 1983 को फूलन देवी ने अपने गैंग के साथ मध्य प्रदेश के सीएम अर्जुन सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। करीब 11 साल तक फूलन जेल में रही। उसके ऊपर हत्या, डकैती और अपहरण जैसे संगीन जुर्म के इल्जाम लगे। खौफ का दूसरा नाम फूलन देवी, जिसकी एक चीख बीहड़ के सन्नाटे को खौफ से भर देती थी, उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। मगर फूलन की कहानी खत्म नहीं हुई थी।
1993 में फूलन जेल से छूट गई और उस वक्त की उत्तर प्रदेश सरकार मुलायम सिंह यादव ने उस पर लगे सारे आरोपों को वापस ले लिया और फूलन को एक नई उम्मीद मिली। एक नई जिंदगी की शुरुआत उसका इंतजार कर रही थी। फूलन ने उम्मेद सिंह नाम के एक आदमी से शादी कर ली। साथ ही जेल से बाहर आते ही उनको समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर भी मिला। फूलन की अपनी एक धाक तो थी, उसे मिर्जापुर का सांसद बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। फूलन अब बीहड़ के जंगलों से निकलकर दिल्ली के संसद पहुंच चुकी थी। पॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव के साथ फूलन आगे बढ़ती रही, ना रुकी ना थमी, बस लगी रही। फूलन ने अपनी एक सेना तैयार की जिसका नाम रखा एकलव्य। इस संगठन में गरीब से लेकर डाकुओं तक को फूलन ने शामिल किया, मगर उसे नहीं पता था कि इस संगठन से जुड़ने वाला एक शख्स ही उसके मौत का कारण बनेगा। 25 जुलाई 2001 को फूलन के घर एकलव्य संगठन में शामिल होने एक शख्स आया। नाम था शेर सिंह राणा। फूलन ने खीर खिलाकर उसका स्वागत किया। कुछ देर की बातचीत के बाद शेर सिंह वापस लौटने को उठा, जब फूलन भी उसे साथ साथ दरवाजे तक छोड़ने आई, मगर किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था कि फूलन दोबारा घर के अंदर लौट ना सकी। चौखट पर आते ही शेर सिंह ने बीहड़ की शेरनी को गोलियों से खून डाला और एक शातिर मुस्कान के साथ ये कहा कि आखिरकार बहमई का बदला पूरा हुआ। फूलन देवी चौखट पे गिर पड़ी और बीहड़ शायद हमेशा के लिए शांत हो गया, मगर फूलन देवी की सोच, उसकी दबंगई आज भी लोगों को घबरा देती है। ये देश और संसार आज भी उसे बैंडिट क्वीन के नाम से जानता है और कुछ इस तरह याद करता है कि जब फूलन जिंदा थी तो दहाड़ती थी।